तो हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ने वाले हैं अबाउट ITR, हु नीड्स टू फाइल ITR, एंड थर्ड वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, विच फॉर्म ऑफ ITR डू यू नीड टू फाइल। सबसे पहले ITR का मतलब क्या होता है? इनकम टैक्स रिटर्न। तो क्या ये इनकम टैक्स रिटर्न सबको भरना है? नहीं, ये ITR का जो ITR का फॉर्म्स है ये सबको भरने की ज़रूरत नहीं। तो किसे भरना है ITR, क्यों भरना है हमें ITR? पहला पॉइंट है वाई डू वी नीड टू फाइल ITR। तो समझो, आप या तो बिज़नेस करोगे, आप जॉब करोगे, आप कुछ ना कुछ तो पैसा कमाओगे। मान लेते हो आप बिज़नेस करते हो, ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। आपका यहाँ पे आता है NP, मतलब इतना आपने पैसा कमाया है। अगर कोई बंदा जॉब करता है तो इसको जो सैलरी मिलती है ये है इसकी कमाई। इसके अलावा आपको रेंट की इनकम हो सकती है, बहुत सारे सोर्सेज ऑफ इनकम है जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। अब ये पैसों के ऊपर आपको क्या करना पड़ता है? टैक्स देना पड़ता है। तो ये टैक्स जो देते हो ये आप क्या पे देखते हो? जब आप ITR फाइल करते हो उस टाइम पे आप ये टैक्स देते हो, और साथ में पूरा आप बताते हो कि हमने इनकम किस तरह कमाई है, उस इनकम के ऊपर कितना टैक्स आता है, और आपने टैक्स इस फॉर्म के इस ITR के अंदर आप पे करते हो। देखो, हु नीड्स टू फाइल ITR में क्या आएगा? देखो, अगर आप कंपनी हो या अगर आप फर्म हो, फर्म के अंदर LLP भी इंक्लूड होता है, तो आपको ITR फाइल करना मैंडेटरी हो जाता है। अब रही बात अदर SSC। अदर SSC मतलब क्या? हो सकता है आप इंडिविजुअल हो सकता है आप HUF हो, आप एसोसिएशन ऑफ पर्सन हो, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल हो, लोकल अथॉरिटी हो सकते हो आप, सोसाइटी हो सकते हो आप, या इसके अलावा बचे हुए। अगर आप इनमें से हो तो उस केस में आपको ITR फाइल करना है कि नहीं, वो डिपेंड करता है आपके ग्रॉस टोटल इनकम पे। अब ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या? आपको एग्जांपल के थ्रू समझाता हूँ। पहले हम समझेंगे इनकम के सोर्सेज क्या है, मतलब आप पैसा कैसे कमा सकते हो सकता है आपकी बिजनेस की इनकम हो। बिजनेस की इनकम आपको अच्छी तरह मालूम है क्या होता है। आपका जहाँ पे प्रॉफिट का मोटिव हो और आप वो एक्टिविटी रेगुलरली कर रहे हो तो उसको हम बोलेंगे बिजनेस की इनकम। या तो आपका हाउस प्रॉपर्टी से इनकम आ रही है। हाउस प्रॉपर्टी से इनकम मतलब क्या? अगर आपने कोई प्रॉपर्टी है वो भाड़े पे चढ़े, वहाँ से आपको रेंटल की इनकम आती है तो वो आएगा इसके अंदर। इसके अलावा कैपिटल गेन। कैपिटल गेन मतलब क्या? आपने कोई प्रॉपर्टी को सेल किया है, प्रॉपर्टी को क्या किया है? सेल किया, और आपको उसके पैसे मिले। या आपने क्या किया है? शेयर्स को ट्रेड किया है, वहाँ से आपको इनकम हुई हो। शेयर्स, इसके अलावा प्रॉपर्टी, इसके अलावा जो क्रिप्टोज़ वगैरह जो लोग इसमें डील करते हैं, ये जिसको हम बोलते हैं वर्चुअल डिजिटल असेट, उसमें अगर कोई बंदा डील कर रहा है तो वो इनकम क्या कहाँ पे आती है? कैपिटल गेन में। इसके अलावा सैलरी की इनकम, अगर आप जॉब कर रहे हो तो वहाँ से आपको पैसा आता है। इनके अलावा अगर आप कोई दूसरे तरीके से पैसा कमाते हो, कोई भी अलग तरीके से, मान लो आपने लॉटरी ली, आपकी लॉटरी लग गई और आपको पैसा मिल गया। आप कसिनो में गए, वहाँ जाके आपने पैसा किया। इन चारों के अलावा आप कहाँ से पैसा जमा करो, वो कहाँ पे आता है? अदर सोर्सेज में। तो ग्रॉस टोटल इनकम मतलब क्या? ये जो टोटल आपने दिया है 5, यहाँ की टोटल जितना आपने पैसा कमाया उनको हम बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। टोटल कमाया मतलब क्या? अब मान लो, आपको तो मालूम होगा आपकी बिजनेस इनकम में कैसे होता है। ये है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर यहाँ पे आएगा आपका सेल्स, परचेस, और लास्ट में आपका आता है NP। आपको मालूम है कि जनरली लोग क्या करते हैं, जितना उनका प्रॉफिट आता है उसमें से, अब आप डायरेक्टली नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरते हो क्या? नहीं। थियोरेटिकली कि हमें ऐसा लगता है कि हम नेट प्रॉफिट के ऊपर टैक्स भरते हैं, पर एक्चुअल में जब आप इनकम टैक्स का रिटर्न भरते हो तो आपको मालूम पड़ेगा आप इसके ऊपर टैक्स नहीं देते हो। ये नेट प्रॉफिट क्या है? आपका टोटल इनकम है ऑफ PGBP। इसमें से आप क्या करते हो? आपको डिडक्शन मिलते हैं। डिडक्शन मतलब क्या? आपने ये पैसा कहीं ना कहीं इन्वेस्ट किया होगा ATC के अंदर, एजुकेशन के लिए ATE के अंदर आपको डिडक्शन मिलता है। इसके अलावा आप अपना पैसा का PPF में डाल सकते हो। इसके अलावा डोनेशन दे सकते हो किसी को। आप डॉक्टर जो मेडिक्लेम वगैरह होता है, आप वहाँ पे इन्वेस्ट करते हो और आपको यहाँ पे डिडक्शन मिलता है। ये माइनस करने के बाद आपको आपकी टोटल इनकम मिलती है। तो अभी हम डिडक्शन बात कर रहे हैं, अभी हम बात कर रहे हैं ये टोटल इनकम की। ये पाँचों की पाँचों जो हेड है सोर्सेज ऑफ इनकम की, इसमें बिफोर डिडक्शन जो भी आप पैसा कमाते हो उसको हम बोलते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। हम बात कर रहे थे ITR किससे भरना पड़ेगा। अदर SSC में हम कैसे डिटरमाइन करके आपको ITR फाइल करना है कि नहीं, डिपेंड करता है आपका ग्रॉस टोटल इनकम। अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम इज़ ग्रेटर देन बेसिक एग्जम्पशन लिमिट तो आपको ITR फाइल करना पड़ेगा। बेसिक एग्जम्पशन लिमिट मतलब क्या? ये बोलता है कि अगर पूरे साल भर में जो आपकी अर्निंग्स है, जो आप कितना कमाते हो, अगर वो 2.5 लाख रुपए तक का है, ये है आपका बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। ये किसके लिए? अगर आपकी उम्र 59 ईयर्स तक की है। अगर आपकी उम्र 60 से लेके 79 ईयर्स तक है तो आपको 3 लाख तक का बेसिक एग्जम्पशन मिलता है। और अगर आपकी उम्र 80 एंड 80 प्लस जो है तो आपको 5 लाख रुपीज़ का बेसिक एग्जम्पशन मिलता है। हम बात करें न्यू टैक्स रेजिम में जो बंदा जाता है, जो कि है सेक्शन नंबर 115 BAC, तो इसके अंदर सिंपल है, आपको 3 लाख का ही मिलेगा बेसिक एग्जम्पशन लिमिट। तो अगर आप पूरे साल भर में पहले केस में सिर्फ 2.5 लाख रुपये या उससे कम कमाते हो, सॉरी उससे ज़्यादा कमाते हो 2.5 लाख से, तो उस केस में
आपका ग्रॉस टोटल इनकम बेसिक एग्जाम्पशन से ज़्यादा है और आपको उस केस में रिटर्न फाइल करना पड़ेगा। आपकी अगर एज 60 से 79 है और अगर आप पूरे साल भर में 3 लाख से ज़्यादा कमाते हो तो आपको ITR भरना है। अगर आपकी एज 80 और उसके ऊपर है और आप पूरे साल भर में 5 लाख से ज़्यादा कमाते हो तो आपको ITR भरना पड़ेगा। अब ये ITR भरेगा उसके लिए मैंने आपको क्या कहा, अगर आपका ग्रॉस टोटल इनकम इज़ ग्रेटर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट। अब समझो, आपको कहा कि आपके जो 5 सोर्सेज ऑफ इनकम है वहाँ से आप जितना अर्न करते हो, लेकिन जितना आप अर्न करते हो उसके अंदर जो भी एग्जाम्पशंस होते हैं ये उसके अंदर नहीं आते। एग्जाम्पल के थ्रू समझाता हूँ। मान लो आपने प्रॉपर्टी को क्या किया, आपने एक प्रॉपर्टी सेल की। अब जैसे आप प्रॉपर्टी को सेल करते हो, ये कहाँ पे जाएगा, आपका कैपिटल गेन की इनकम है। मैंने आपको कहा था प्रॉपर्टी इसके अंदर आता है। इसके अंदर जब जाते हैं तो आपका कैलकुलेशन क्या तो कैसे होता है, फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, इसमें से लास्ट कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन जाएगा और आपको मिलेगा नेट कंसिडरेशन। इसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन। इस कैपिटल गेन में से अगर आपने कोई नया इसकी जगह पे कोई फ्लैट परचेस किया तो आपको इसके अंदर एग्जम्पशन मिलता है अंडर सेक्शन 54। ये माइनस करके आपका कैपिटल गेन आता है। तो आपको ये वाला लेना है कि ये वाला लेना है। देखो जनरली आप हमेशा ये वाला ही लेते हो जब हम बोल रहे हैं ग्रॉस टोटल इनकम, लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन है। ये सब एग्जाम्पशन जो आपको लिस्ट दिए हैं ये एग्जाम्पशन आपको नहीं लेने हैं। मतलब जैसे कि 54, मैंने आपको कहा कि यहाँ पे 54 का एग्जाम्पशन आता है, तो यहाँ पे आप इस एग्जाम्पशन को कंसिडर नहीं करोगे और यही अमाउंट आपकी नीचे आ जाएगी। तो आप इसको कंसिडर करके देखोगे कि क्या आपको ITR भरना है या नहीं भरना है। देखो जो पहले 2 कंडीशन है, अगर आप उसमें फिट हो जाते हो तो आपको ITR भरना ही है। लेकिन उसके अलावा गवर्नमेंट ने और कंडीशंस निकाली है जहाँ पे देखा जाएगा कि आपको ITR भरना है कि नहीं। पहला है उसके अंदर, अगर आप इंडिविजुअल हो एंड यू आर अ बेनिफिशियल ओनर ऑफ एनी असेट आउटसाइड इंडिया। मतलब क्या होता है, अगर आपका इंडिया के बाहर कोई भी प्रॉपर्टी या कोई भी असेट है तो उस केस में आपको ITR भरना पड़ेगा। मान लेते हैं आप, अगर आपका इंडिया के बाहर चाइना या कोई भी दूसरी कंट्री में अगर आपका कोई फ्लैट है, कोई बंगलो है, तो उस केस में आपको ITR भरना पड़ेगा। फ़र्क नहीं पड़ता कि अगर आपका टर्नओवर या अगर आपका जो टोटल इनकम है वो 2.5 लाख 3 लाख या उससे भी कम आता है, फिर भी आपको ITR भरना पड़ेगा। सेकंड, इफ़ यू आर अ बेनिफिशियरी ऑफ एनी असेट। मतलब क्या होता है, अगर आप कोई एग्जांपल इंडिया के बाहर आपकी कोई फर्म है, उस फर्म के अंदर अगर आप पार्टनर हो या इंडिया के बाहर की किसी कंपनी में आपने ऑलरेडी शेयर्स होल्ड किए हैं या आपका कोई इंटरेस्ट है, तो उस केस में भी आपको ITR भरना पड़ेगा। अभी कंपनी और फर्म के अलावा कुछ जो बचे हुए लोग हैं उन्होंने अगर क्या किया है, पूरे साल भर में अगर आपने आपके करंट अकाउंट में, करंट अकाउंट मतलब जो आप बिज़नेस के लिए यूज़ करते हो वो करंट अकाउंट में अगर आपने 1 करोड़ से ज़्यादा का डिपॉजिट किया है तो आपको ITR भरना पड़ेगा। या फिर अगर आपका सेविंग अकाउंट है, बिज़नेस के लिए ही अगर आपका सेविंग अकाउंट है और उसमें आपने क्या किया है, 50 लाख या उससे ज़्यादा अमाउंट आपने क्या किया है, डिपॉजिट किया है, तो आपको ITR भरना पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपने फॉरेन, इंडिया के बाहर कोई फॉरेन ट्रैवल करना है, उसके लिए आपने एक्सपेंडिचर इनकर किया है 2 लाख रुपए से ज़्यादा खुद के लिए या किसी और के लिए, तो भी आपको ITR भरना पड़ेगा। अगर आपका जो दुकान है, आपका जो बिज़नेस है, अगर उसका लाइट बिल, उसका जो लाइट बिल है उसके लिए आपने खर्चा किया है ग्रेटर देन 1 लाख रुपीज़ इन अ फाइनेंशियल ईयर, तो आपको ITR भरना पड़ेगा। इसके अलावा बिज़नेस में आपका जो सेल्स होता है अगर वो 60 लाख रुपये से ज़्यादा है तो आपको ITR भरना पड़ेगा। और प्रोफेशन करते हो, प्रोफेशनल मतलब क्या होता है, आप सर्विसेज देते हो। बिजनेस में आप जनरली गुड्स वगैरह बेचते हो, लेकिन प्रोफेशन जब होता है वहाँ आप सर्विसेज देते हो। तो अगर आप प्रोफेशन में अगर आपका ग्रॉस रिसिप्ट मतलब इसको भी आप सेल्स की तरह ही समझ सकते, जितना आप सर्विसेज देते हो वो अगर 10 लाख रुपए से ज़्यादा है तो आपको ITR भरना पड़ेगा। लास्ट है, अगर आपका TDS डिडक्ट हुआ है या TCS कलेक्ट हुआ है एक पिछले साल में, जो आपका TDS या TCS है वो अगर 25,000 या उससे ज़्यादा डिडक्ट या कलेक्ट हुआ है और सीनियर सिटीजन केस में 50,000 या उससे ज़्यादा डिडक्ट हुआ है या कलेक्ट हुआ है, तो भी आपको ITR भरना मैंडेटरी हो जाता है। हम बात करते हैं ड्यू डेट क्या होती है वाइल फाइलिंग द ITR। देखो, अगर किसी पर्सन को TP की रिपोर्ट बनानी पड़ी तो उस केस में उसकी ड्यू डेट हो जाती है 30 नवंबर। अब TP रिपोर्ट मतलब क्या होता है, अगर आप कोई इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन करते हो, मतलब कोई दूसरी कंट्री के साथ अगर कोई ट्रांजेक्शन करते हो जिसमें कुछ भी हो सकता है, गुड्स या सर्विसेज का सेल परचेज, बोरो या लेंडिंग ऑफ मनी, ट्रांसफ़र और यूज़ ऑफ इंटेंजिबल्स, इसके अलावा कोई बिजनेस रिकन्स्ट्रक्शन या रीऑर्गेनाइजेशन वाले, ऐसा कोई भी अगर आप ट्रांजेक्शन करते हो किसी इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन के साथ और वो भी सामने वाली जो पार्टी है वो अगर आपकी एसोसिएट एंटरप्राइज है, तो उस केस में आपको 30 नवंबर तक आपका ITR फाइल करना पड़ेगा। अब इसके अलावा अगर कोई भी ऐसी कंपनी है जो जिसको TP की एप्लीकेबिलिटी नहीं आती, उनके लिए डायरेक्टली डेट आ जाएगी 31 अक्टूबर। अभी जो भी बंदा है, कोई भी ऐसा पर्सन है जिसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना पड़ता है। अब किसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स अपने ऑडिट करने पड़ता है, तो इसके लिए अगर आप चाहो तो आप मेरी प्रीवियस जो वीडियो है टैक्स ऑडिट रिपोर्ट की वो आप रेफर कर सकते हो। उनके लिए भी ड्यू डेट कितनी है, 31 अक्टूबर। इसके अलावा अगर आप पार्टनर हो किसी फर्म में, अन फर्म को अगर अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स को ऑडिट करना है, उनके लिए भी ड्यू डेट क्या हो जाती है, 31 अक्टूबर। इनके अलावा अगर कोई दूसरा कोई पर्सन, उनके लिए ड्यू डेट क्या है, 31 जुलाई। अब आपको मालूम होगा फॉर
फाइनेंशियल ईयर 24-25, मतलब इस साल अगर आपने कुछ भी कमाया होगा तो आपकी ड्यू डेट जनरली क्या होती थी, इनमें से कोई एक होनी चाहिए थी ऑफ असेसमेंट ईयर। लेकिन अभी इस साल गवर्नमेंट ने क्या बोला है, आपकी ड्यू डेट क्या कर दी गवर्नमेंट ने, 15 सितंबर कर दिया ऑफ असेसमेंट ईयर। असेसमेंट ईयर क्या है इसके अंदर, 2025। तो फॉर 25-25 आपकी ड्यू डेट क्या हो जाती है, 15 सितंबर 2025। जो अगला पॉइंट हम पढ़ने वाले हैं वो है ITR के फॉर्म्स के बारे में। आपको कौन सा ITR भरना पड़ेगा ये भी मैं इसके अंदर डिस्कस करूँगा। हम बात करें ITR के कितने फॉर्म्स है, तो टोटल ITR के सात ITR के फॉर्म्स है। ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7 ये इसके फॉर्म्स है। देखो ITR 1 की अगर हम बात करें तो ITR 1 कौन फाइल करेगा, जिस बंदे की सैलरी की इनकम है। सैलरी इनकम मतलब मालूम है, कोई बंदा अगर जॉब करता है वहाँ से वो जो पैसा कमाता है और उसको इनकम होती है तो वो क्या भरेगा, ITR 1। इसके अलावा अगर किसी बंदे को हाउस प्रॉपर्टी से इनकम रिसीव होती है, कौन सी इनकम, जनरली रेंटल की इनकम उसे रिसीव होती है। अब यहाँ पे मैंने 1 हाउस प्रॉपर्टी क्यों लिखा, इसका मतलब समझो। जनरली आपको मालूम है कोई भी बंदा हो वो घर में रहता है, तो अगर मान लो मेरे पास खुद का एक घर है, सेल्फ ऑक्यूपेड प्रॉपर्टी है, मैं इसमें रहता हूँ और मैंने एक प्रॉपर्टी खरीदी, उसको मैंने क्या किया है, रेंट पे चढ़ा दिया, तो मुझे ITR 1 भरने को मिलेगा नहीं, क्योंकि आपके प्रॉपर्टी 2 हो गई, एक जिसमें आप रहते हो और एक प्रॉपर्टी जो आपने भाड़े पे चढ़ाई है, तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। लेकिन ITR 1 फिर आप कब भर सकते हो, सिंपल है। आपके पास जो प्रॉपर्टी, आप एक भाड़े के घर से रहते हो, एक प्रॉपर्टी जिस पर आप रेंट से रहते हो, एक प्रॉपर्टी है जिसको आपने क्या कर दिया, ओन करते हो। एक प्रॉपर्टी जो आप ओन करते हो इसको आपने क्या किया है, भाड़े पे चढ़ा है। अब आप ITR 1 भर सकते हो। तो आपको सिचुएशन समझी होगी कि 1 हाउस प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। इसके अलावा आपके पास इनकम कहाँ से आ रही है, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज। अदर सोर्सेज मतलब मैंने आपको कहा था लॉटरी, बेटिंग, गैमलिंग, ऐसे बहुत सारे सोर्सेज है जहाँ से आप पैसा कमा सकते हो। एंड लास्ट केस इज एग्रीकल्चर इनकम। अगर आप जो खेती बाड़ी वगैरह वहाँ से अगर आपको इनकम आती है, कितनी, अप टू 5,000 तक की अगर इनकम आती है तो आप ITR 1 भर सकते हो। एक बात याद रखने का, अगर आपने कभी भी शेयर्स में डील कर लिया, शेयर्स मतलब क्या है, कैपिटल गेन की इनकम, तो आप ITR 1 नहीं भर सकते। इसके अलावा अगर आपकी कोई भी बिजनेस की इनकम आ जाती है तो भी आप इसके अंदर नहीं आ सकते। आपने मान लो कोई क्रिप्टो वगैरह कोई करेंसी खरीदा, बिटकॉइन वगैरह, तो भी आप ITR 1 नहीं भर सकते हो। ITR 1 के लिए सिर्फ ये जो मैंने आपको इनकम के दिए हैं सोर्सेज, आप सिर्फ यही से पैसा कमाना चाहिए। इसके अलावा इसकी एक सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि ये जो मैंने इनकम के सोर्सेज दिए, यहाँ से आपकी जो भी टोटल इनकम होती है वो इनकम 50 लाख तक होनी चाहिए। अगर मान लो आपने सैलरी, इनकम, हाउस प्रॉपर्टी, ये सब के आपने टोटल किया और आप कितना कमाते हो, अगर हमने देखा अगर वो 50 लाख रुपीज़ या से ज़्यादा निकला, तो आप ITR 1 नहीं भर सकते, आपको बचे हुए फॉर्म्स रेफर करने पड़ेंगे। अब ITR 2 कौन भर सकता है, तो सिंपल है, जो बंदा ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं है वो ITR 2 में जा सकता है। मान लो वहाँ ITR 1 में हमने क्या पढ़ा था, आपके पास एक हाउस प्रॉपर्टी होनी चाहिए। तो ITR 2 क्या बोलता है, आपके पास ग्रेटर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी हो सकती है। अगर आपके पास 2 हाउस प्रॉपर्टी है तो आप ITR 2 भर सकते हो, 3, 4 कितने भी हो सकती है। इसके अलावा ITR 1 में देखा था आपकी एग्रीकल्चर इनकम शुड बी अप टू 5,000। तो अगर आपकी एग्रीकल्चर इनकम इज ग्रेटर देन 5,000 रुपीज़ तो आप ITR 2 भर सकते हो। अगर आपको सैलरी की इनकम रिसीव होती है तो भी आप ITR 2 भर सकते हो। इसके अलावा सेकंड कंडीशन है कि आपके पास बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए। बिजनेस की इनकम नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब क्या है, क्या आपके पास कैपिटल गेन से इनकम है तो चलेगा। अब कैपिटल गेन मतलब क्या आएगा, अगर आपने प्रॉपर्टी को सेल किया, आपको इनकम रिसीव हुई, आपने शेयर्स वगैरह कुछ परचेज किए, फिर उसको सेल किया और वहाँ से आपको इनकम रिसीव हुई, तो अगर आपको यहाँ से कोई इनकम आती है तो भी आप ITR 2 भर सकते हो। इसके अलावा अगर आप कोई फॉरेन के शेयर्स या फॉरेन के असेट होल्ड करते हो तो भी आप ITR 2 भर सकते हो। जो ITR 1 था उसके अंदर एक कंडीशन थी कि आपको ROR होना चाहिए, मतलब आपको इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए ITR 1 के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें ITR 2 की, इसके अंदर ऐसी कोई कंडीशन नहीं, आप रेसिडेंट भी हो सकते हैं, आप नॉन रेसिडेंट भी हो सकते हैं, तो भी चल जाएगा। एक चीज़ याद रखना कि अगर मान लो आपके पास सिर्फ सैलरी की इनकम है और आपकी जो इनकम है इट इज़ 35 लैक्स, तो वो 50 लैक्स के अंडर है, तो क्या आपको मैंडेटरी है कि आपको ITR 1 भरना पड़ेगा, नहीं, आप ITR 2 भी उसकी जगह भर सकते हो। अब हम बात करेंगे अबाउट ITR नंबर 3। तो ITR 3 सिंपली क्या बोलता है, पहली बात तो ये रेसिडेंट भी भर सकता है, नॉन रेसिडेंट भी भर सकता है। आपके पास इसमें एक ऑप्शन दिया है कि आपके पास अगर बिजनेस की इनकम है तो भी आप ITR 3 भर सकते हो। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप ITR 1 के लिए एलिजिबल नहीं हो, 2 के लिए भी नहीं हो, या 4 किसके लिए भी अगर आप एलिजिबल नहीं हो तो भी आप यहाँ पे आ सकते हो। मतलब इसमें क्या क्या है, आपके पास बिजनेस की इनकम आती है तो आप ITR 3 भरते हो। जनरली लोग फ्रीलांसिंग करते हैं या कंसल्टेंसी सर्विसेज देते हैं, उनके लिए भी ITR 3 है। अगर आपको कमीशन या ब्रोकरेज यहाँ से इनकम आता है तो आप ITR 3 भरोगे, क्योंकि इसको हम ट्रेडिंग की तरह ही देखते हैं। इसके अलावा अगर आप डेरिवेटिव या FNO यूज़ करते हो तो आपको ITR 3 भरना पड़ेगा। अभी देखो, शेयर मार्केट की जब हम बात करते हैं तो उसमें क्या आता है, पहला तो एक आता है उसमें इंट्राडे। इंट्राडे का मतलब क्या होता है कि आज ही खरीदेंगे और आज ही बेचेंगे। दूसरा क्या आता है इसके अंदर, नॉर्मल आप शेयर्स को परचेस करोगे, शेयर्स की ट्रेडिंग, मतलब शेयर्स को परचेस करोगे, यहाँ पे सेल करोगे। तीसरा आता है डेरिवेटिव या FNO मतलब क्या आएगा, फ्यूचर्स एंड ऑप्शन। आपने फ्यूचर में बाय या सेल का कॉन्ट्रैक्ट लेके रखा है। जब हम बात करते हैं शेयर्स की ट्रेडिंग का तो ये कहाँ पे आता है, आपका कैपिटल गेन के अंदर आता है। लेकिन जब हम बात करते हैं इंट्राडे की या जब हम बात करते हैं डेरिवेटिव की, तो ये कहाँ पे आता है, ये आपकी बिजनेस की इनकम है। इसके लिए आप ITR 3 फाइल ही करते हो।
देखो यहाँ पे लिखा है मैंने शेयर्स का ट्रेडिंग, लेकिन कौन सा, फ्रीक्वेंट या स्पेक्यूलेटिव, मतलब ये किसकी बात कर रहा है, आपकी इंट्राडे की बात कर रहा है। इसके अलावा अगर आपको कैपिटल गेन, सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी कहीं से भी इनकम आती है तो भी आप ITR 3 भर सकते हो। अगर आप किसी फर्म के अंदर पार्टनर हो तो आपको ITR 3 भरना पड़ेगा। इसके अलावा आपका ऑप्शन है, अगर आप प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम में जाते हो 44AD, 44ADA या 44AE, तो भी आप ITR 3 भर सकते हो। जो इसके अंदर मैंने आपको कहा कैपिटल गेन, सैलरी, मान लो आपके पास सैलरी से इनकम आती है, सिर्फ सैलरी की इनकम है, ओनली सैलरी, तो क्या आपको ITR 1 भरना चाहिए कि ITR 3 भरना चाहिए, तो ये आपके ऊपर ऑप्शन है। जनरली जो भी मोर स्पेसिफिक होता है आप उस पर जाते हो, तो जनरली आपको ITR 1 भरना चाहिए इस केस में, क्योंकि वो स्पेसिफिकली सिर्फ उन 4 केसेस की बात करता है। जैसे कि ITR 3 जनरली बात करता है जो बंदा बिजनेस में एंगेज है वो जनरली ITR 3 भरता है। ऐसा नहीं कि आप सिर्फ सैलरी इनकम पे ITR 3 नहीं भर सकते, आप भरो ITR 3, बट इट इज़ रिकमेंडेड टू फाइल ITR 1 इफ़ यू हैव ओनली सैलरी इनकम। अब हम बात करते हैं ITR 4 की। तो ITR 4 कौन एलिजिबल है भरने के लिए, इफ़ यू आर एन इंडिविजुअल HUF फर्म अदर देन LLP देन एंड यू हैव ऑप्ट फॉर प्रिजम्पटिव टैक्सेशन स्कीम देन यू कैन फाइल ITR 4। प्रिजम्पटिव टैक्सेशन मतलब 44AD, 44ADA एंड 44AE। इसके अलावा अगर आपके जो इनकम का सोर्स है वो इन चारों में से कोई है या इन चारों का कंबाइन या इन कॉम्बिनेशन है तो भी आप ITR 4 भर सकते हो। सैलरी इनकम, हाउस प्रॉपर्टी ओनली 1, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज एंड एग्रीकल्चर इनकम सेम एज ITR 1। अगर आपका कैपिटल गेन से इनकम होता है तो क्या आप ITR 4 भर सकते हो, नहीं भर सकते हो। इसके अलावा आपका जो टोटल इनकम है वो टोटल इनकम होना चाहिए कितना, 50 लाख तक का। अगर आपका टोटल टर्नओवर 50 लाख से ज़्यादा है तो आप ITR 4 नहीं भर सकते। अगर आपका जो इनकम है वो हाउस प्रॉपर्टी ग्रेटर देन 1 हाउस प्रॉपर्टी से आ रहा है, एग्रीकल्चर इनकम इज़ ग्रेटर देन 5000 या आपको कोई फॉरेन के सोर्सेज से कुछ इनकम मिल रहा है तो भी आप ITR 4 नहीं भर सकते। अब ITR 5 जो है वो फर्म्स, LLP, AOP, BOI इनके पास यही ऑप्शन है ITR 5 भरने का। रही बात फर्म्स की, तो फर्म के पास ऑप्शन है ये अगर चाहे तो ITR 4 भी भर सकते हैं, लेकिन LLP, AOP, BOI इनके लिए ITR 5 का फॉर्म दिया है। जो कंपनीज होती है वो ITR 6 भरती है। इसके अलावा जो पॉलिटिकल पार्टीज, ट्रस्ट और जो आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सनस है वो ITR 7 भरते हैं।